नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। चांद अब बस कुछ घंटे है दूर, कहां और कैसे देख सकेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग। मछली खाने से ऐश्वर्या की तरह सुंदर हो जाती हैं आंखें, औरतें दिखती हैं चिकनी। ये क्या बोल गए महाराष्ट्र के मंत्री। मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। शरद पवार पर की गई टिप्पणी पर हुए विवाद के बाद दिलीप वालसे पाटिल ने माफी मांगी। अपनी प्रॉपर्टी नीलामी नोटिस पर सनी देओल ने कहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ITR फाइल करने वालों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा 4 लाख से 13 लाख हो गई आमदनी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जानिए क्या है गैंगस्टर का केस। पुराने अंदाज में रथ से निकले लालू प्रसाद यादव, बोले राबड़ी देवी के साथ ससुराल भी जाना है। मां थावे की मंदिर में करेंगे पूजा। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी में कितना दम, क्या 2024 में कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। चांद अब कुछ ही घंटे है दूर, कहां और कैसे देख सकेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग। चंद्रयान 3 अब बस चंद्रमा की सतह से कुछ ही दूर पर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सफलतापूर्वक लैंड करने में इसे अब कुछ ही घंटे लगने वाले हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग आप कहां और कैसे देख सकेंगे, जानिए पूरी डिटेल्स में। चंद्रयान 3 अब चांद से कुछ ही घंटों की दूरी पे है। कल यानी बुधवार 23 अगस्त की शाम को यान चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। इसकी लैंडिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से पहले ही बताया दिया कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की उस कक्षा में पहुंच गया है जहां चंद्रमा का निकटतम बिंदु मात्र 25 किलोमीटर है। अब वह धीरे धीरे सतह की तरफ बढ़ रहा है। अब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत समेत दुनिया भर के लोगों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख, समय से लेकर इसका लाइव वीडियो कहां और कैसे देख सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आप भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखना चाहते हैं तो 23 अगस्त की शाम के लिए तैयार रहिए। इसरो ने पहले ही बता दिया था कि चंद्र लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर पृथ्वी के वायुमंडल सहित चांद पर मौजूद खनिजों का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कैसे लोग चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरते हुए देख सकते हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण इसरो की हर आधिकारिक साइट पर की जाएगी। इसरो की वेबसाइट, इसरो का यूट्यूब, इसरो का फेसबुक और इसरो का ट्विटर पेज शामिल। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो डीडी नेशनल टीवी चैनल सहित कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। मछली खाने से ऐश्वर्या की तरह हो जाती हैं आंखें, औरतें दिखती हैं चिकनी। क्या बोल गए महाराष्ट्र के मंत्री। महाराष्ट्र के मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह कहते हुए सुने गए, क्या मैंने आपको ऐश्वर्या राय के बारे में बताया है। वह मैंगलोर में समुद्र तट के पास रहती थी। वह रोजाना मछली का सेवन करती थी। क्या आपने उनकी आंखें देखी है। मुंबई महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस पवार गठबंधन सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन मछली खाने से एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर आंखें हो सकती है। उनके बयान के बाद से बहस छिड़ गई है। उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य के आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित द्वारा की गई टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। गावित ने कहा, जो लोग रोज मछली का सेवन करते हैं उनकी त्वचा चिकनी हो जाती है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यदि कोई आपका देखेगा तो वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा।
वीडियो में गावित कहते हुए सुने गए, क्या मैंने आपको ऐश्वर्या राय के बारे में बताया? वह बेंगलुरु में समुद्र तट के पास रहती थी। वह रोजाना मछली का सेवन करती थी। क्या आपने उनकी आंखें देखी हैं? आपकी आंखों भी उसकी तरह हो जाएंगी। उन्होंने कहा, मछली खाने से एक फायदा ये भी है कि हमारी त्वचा में चमक आती है। इसमें तेल है, इसका आंखों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गावित ने कहा कि मछली के तेल में शरीर की त्वचा अच्छी दिखती है। 68 वर्षीय विजय कुमार गावित ने धुले जिले के अंतरौली के आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की सामग्री बांटते हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। गावित की बेटी हिना गावित भाजपा की लोकसभा सदस्य है, वो भी कार्यक्रम में मौजूद थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक अमोल मिटकारी ने कहा कि मंत्री को इस तरह की तुच्छ टिप्पणियां करने के बजाय आदिवासियों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा, मैं रोज मछली खाता हूँ, मेरी आंखें वैसी ऐश्वर्या जैसी होनी चाहिए थी। मैं गावित साहब से पूछूंगा कि क्या इस पर कोई रिसर्च है? मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। शरद पवार पर की गई टिप्पणी पर हुए विवाद को लेकर दिलीप वालसे पाटिल ने माफी मांगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया था। विवाद के बाद उन्होंने अब अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी करते हुए माफी भी मांगी है। दिलीप वालसे पाटिल ने अपनी बयान की, शरद पवार अकेले के दम पर पार्टी को महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं ला सकते, पर स्पष्टीकरण देते हुए क्या महाराष्ट्र के लोगों ने राकांपा को स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल करने के लिए बहुमत का जनादेश नहीं दिया? इसके बजाय एनसीपी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है। यह कहते हुए कहते हैं कि उनके शब्दों का अर्थ समझे बिना गलत अर्थ निकाला गया। शरद पवार के करीबी सहयोग दिलीप पाटिल ने कहा, मुझे लगता है कि मीडिया ने इसे गलत समझ लिया है। कल के अपने भाषण में मैंने माननीय शरद पवार साहब की आलोचना नहीं की या उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। दिलीप वालसे पाटिल ने एक्स यानी ट्विटर पर कल एक पोस्ट करते हुए कहा कि कल के भाषण में मैंने कार्यकर्ताओं और जनता के सामने जो राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, मीडिया ने उसका अर्थ समझने के बिना मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर दिया। शरद पवार से माफी मांगते हुए पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों को राकांपा प्रमुख का समर्थन करना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि मेरा कहना था कि जब हमारे पास इतने महान नेता थे तो महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कल मैंने खेद व्यक्त किया था कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, आदरणीय पवार साहब के प्रति मेरी ओर से गलत शब्द या कोई आलोचना संभव नहीं है। हालांकि जो भी गलतफहमी पैदा हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अंबेगांव तालुका में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, हम हमेशा कहते हैं कि देश में शरद पवार जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें कहीं बहुमत नहीं दिया, कभी भी उन्हें अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अन्य क्षेत्रीय पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ रही है, लेकिन एनसीपी पिछड़ रही है। ममता बनर्जी और मायावती की बात करें तो ममता बनर्जी और मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन हमें किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे 60 से 70 विधायक निर्वाचित होते हैं और हमें दूसरों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। दिलीप वालसे पाटिल ने आगे कहा, हम बीजेपी में शामिल नहीं हुए, एनसीपी हमारी अपनी पार्टी है, हम एनसीपी में ही है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच सकती है। पाटिल ने कहा, सरकार में शामिल होने का फैसला लेने से पहले हमें शरद पवार से 2 बार बात की थी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। शरद पवार ने पहले भी आरोप लगाया था कि एनसीपी के कुछ नेताओं ने भाजपा में हाथ मिला लिया है, क्योंकि उन्हें एजेंसियों से खतरा था। शरद पवार ने रविवार को कहा कि हमारे कुछ सहयोगी एजेंसियों की जांच के दबाव में भाजपा में शामिल हो गए। उनसे कहा गया कि यदि आप हमारे भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके मामले में कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप शामिल नहीं हुए तो आपको एक अलग जगह दी जाएगी।
अपनी प्रॉपर्टी नीलामी नोटिस पर सनी देओल ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। सनी देओल के बंगले को लेकर बीते 2 दिन से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए का कर्ज था। बैंक ऑफ बड़ौदा उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा था। इसी के अखबारों में बीते दिन ऐड भी दी गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने अपना फैसला बदल लिया। सनी देओल फिल्म गदर 2 को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म 400 करोड़ रुपए कमाने के करीब है। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें लोन के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाने पर नोटिस जारी किया था। अब इस पूरे मामले पर सनी देओल का रिएक्शन भी सामने आ गया है। आपने बंगले की नीलामी की बात करते हुए सनी पाजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये व्यक्तित्व मामला है, मैं कुछ भी बोलूंगा लोग गलत मतलब निकालेंगे। बता दें कि सनी देओल के बंगले को लेकर बीते 2 दिन से अलग अलग खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसकी वसूली करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा था। इसकी अखबारों में बीते दिने एड भी दी गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पर सफाई दिया और कहा कि बीते दिन छपी एड गलत थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सनी देओल से सेटलमेंट के लिए बैंक से संपर्क किया। बता दें कि बैंक का यह बयान ई नीलामी नोटिस के वापस लेने के बाद आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी के नोटिस को वापस लेने के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया था। एक बयान में बैंक ने बताया कि 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सनी के बंगले की कुर्की दी गई थी। बिक्री नोटिस संपत्ति के प्रतीकाकरण कब्जे पर आधारित था, जबकि फिजिकल कब्जे के लिए 1 अगस्त को आवेदन किया गया था। 21 अगस्त 2023 को पब्लिश सेल नोटिस को वापस लेने को वजहों की बताते हुए बैंक ने कहा सबसे पहले कुल बकाया में वसूली जाने वाली बकाया राशि स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, सेल नोटिस सिक्योरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार संपत्ति के प्रतीकात्मक कब्जे पर आधारित था। बैंक द्वारा 1 अगस्त को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ कब्जे के लिए एक आवेदन किया गया था। इस पर अभी अनुमति नहीं मिली है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रवक्ता ने कहा कि उधारकर्ता यानी सनी देओल ने 20 अगस्त 2023 को पब्लिक सेल नोटिस संबंध में राशि भुगतान करने के लिए बैंक में संपर्क किए हैं। उधारकर्ता गारंटर को सूचित किया गया था कि वे बकाया राशि लागत या भुगतान करके एसेट्स को नीलामी से पहले अपने पास रखने के लिए हकदार है। इसके अनुसार अन्य मामले में भी अपनाई जाने वाली सामान्य उद्योग प्रैक्टिस के अनुसार सेल नोटिस को वापस ले लिया गया है। ITR फाइल करने वालों के लिए पीएम मोदी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा 4 लाख से 13 लाख हो गई है आमदनी। पीएम मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 5 साल में 13.50 करोड़ भारतीय बीपीएल कैटेगरी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले साल से ही सकारात्मक खबरें आनी शुरू हो चुकी। अगर आपने भी आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल किया है तो ये खबर आपको जरूर जानना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ITR फाइलिंग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 9 साल में औसत आय 3 गुना हुई है। इससे पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में मजबूती और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों का युग था और गरीबों के अधिकार व उनके पैसे लूटे जा रहे थे, लेकिन अब हर पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात वीडियो के जरिए मध्य प्रदेश रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कही। मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 5 साल में 13.50 करोड़ भारतीय बीपीएल कैटेगरी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले साल में ही सकारात्मक खबरें आनी शुरू हो गई है, जो बढ़ती समृद्धि और घटती गरीबी को दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा आयकर रिटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 9 साल के दौरान भारतीयों की औसत आय 4 लाख रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि लोग निम्न से उच्च वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि आंकड़ों से यह साफ है कि सभी सेक्टर को ताकत मिल रही है।
और रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, वे इस विश्वास के साथ अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। उनका हर पैसा देश के विकास पर खर्च होगा। देश की इकोनॉमिक 2014 में दुनिया भर में 10वें स्थान पे थी और अब वे बढ़कर 5वें पायदान पर पहुंच गई है। साल 2014 की बात करें तो 2014 से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों के युग में गरीबों के अधिकार और उनके पैसे को उनके खातों में पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। अब एक एक पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश में नए रोजगार पैदा हुआ है और 2014 के बाद भारत में 5 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। इस मौके पर 5,580 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जानिए क्या है गैंगस्टर का केस। मुख्तार अंसारी के गुनाहों का फैसला आज होगा। एमपी एमएलए अदालत गैंगस्टर मामले में आज निर्णय देगी। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में कैद है। माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज यानी मंगलवार को होगा। गैंगस्टर 1 में एमपी एमएलए कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है। हत्या और हत्या की कोशिश के केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। गैंगस्टर 1 के तहत हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि कपिल देव सिंह की 2009 में करंडा थाना इलाके के सबुआ में हत्या हुई थी। 2009 में ही मीर हसन ने मोहम्मदाबाद थाना इलाके के मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पिछले साल 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था। धारा 302, 307 और 120B के तहत मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि दोनों केस में मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में कैद है। इससे पहले गाजियाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय मर्डर केस से जुड़े गैंगस्टर 1 के केस में सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के जेल से बाहर आने की संभावना ना के बराबर ही है। जान ले कि कांग्रेस नेता अजय राव के भाई अवधेश राय मर्डर केस में सुनवाई कोर्ट अगले महीने यानी 13 सितंबर को करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवधेश राय के मर्डर के मामले में उम्र कैद के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका की सुनवाई के लिए मंजूर किया है। इस मामले में संबंधित रिकॉर्ड लोअर कोर्ट से तलब किया जाएगा। गौरतलब है कि 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पूर्वांचल दहल गया था। कृष्णानंदन राय जब किसी कार्यक्रम के उद्घाटन बाद लौट रहे थे, तब उनकी गाड़ी को रोककर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। इस वारदात में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की जान से मार दिया गया था। इस केस में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल था। पुराने अंदाज में रथ से निकले लालू प्रसाद यादव बोले, राबड़ी देवी के साथ ससुराल भी जाना है, मां थावे के मंदिर में करेंगे पूजा। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज में अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि वे अपने पुराने मित्रों से भेंट करेंगे, गांव के लोगों से मुलाकात कर उनका भी हालचाल पूछेंगे। लालू ने कहा कि वह फुलवरिया से लौटने के दौरान अपने ससुराल सिरार कला भी जाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 साल बाद सोमवार को अपने पैतृक गांव गोपालगंज पहुंचे। यहां रात में वह सर्किट हाउस में ठहरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद की अपनी पत्नी के साथ मंगलवार सुबह थावे दुर्गा मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है। राजद अध्यक्ष अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाने से पहले आज थावे वाली माता का दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद लालू ससुराल सेलार कला गांव होते हुए पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे। फुलवरिया में वे परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि लालू और राबड़ी आरजेडी के कार्यक्रम रोजगार रैली के लिए बने गए रथ से गोपालगंज के लिए रवाना हुए। लालू प्रसाद ने गोपालगंज पहुंचने के बाद सर्किट हाउस में बातचीत की और कहा कि वह अपने गांव में लोगों से मिलेंगे, अपने पुराने मित्रों से भेंट करेंगे, गांव के लोगों से मुलाकात कर उनकी हालचाल जानेंगे। लालू यादव ने कहा कि वह अपने ससुराल सेलार कला की भी जाएंगे। सेलार में राबड़ी देवी का आलीशान घर है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के साथ ससुराल पहुंचकर वहां भी लोगों से मुलाकात करेंगे।
राबड़ी जी भी लोगों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान उन्हें एनडीए पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश से नरेंद्र मोदी और भाजपा हटाओ, देश बचाओ नारों का संकल्प हो चुका है। उसमें 18 से 19 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 30 और 31 अगस्त को महाराष्ट्र में होगी, जिसमें 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर सब कुछ तय होगा। लालू प्रसाद गोपालगंज में अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि 2024 में पीएम मोदी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लालू ने कहा, जनता का आशीर्वाद लिए बिना लाल किले पर झंडा फहराते हुए समय बोल दिया कि अगले साल भी हम ही फहराएंगे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री बोलता है क्या? उनकी व्याकुलता का मतलब है कि देश में नरेंद्र मोदी का दिन लद गया है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी में कितना दम? क्या 2024 में कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला? आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने नई कार्य समिति का गठन किया है। टीम में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवा वर्ग को जगह दी गई है। लेकिन क्या ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी नई टीम बना ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सबसे ताकतवर समिति का गठन कर लिया है। इस समिति में 39 लोग शामिल हैं। इस लिस्ट में पार्टी की असंतुष्ट माने जाने वाले G23 समूह के नेताएं भी जगह ली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट में सचिन पायलट, शशि थरूर, नसीर हुसैन, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, प्रणीति शिंदे, पवन खेड़ा, गणेश गोदियाल, यशोमती ठाकुर शामिल है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा के नाम शामिल है। शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में शामिल होना दिलचस्प माना जा रहा है। शशि थरूर ने कांग्रेस पद पर के लिए खड़गे को चुनौती दी थी। कांग्रेस की कार्य समिति के कुल 84 लोग को जगह दी गई है। इनमें से 15 महिलाएं हैं। कार्य समिति के 39 अहम सदस्यों में खड़गे, गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल है। दीपा दासमुखी और गौरव गोगोई भी जगह दी गई है। इस कमेटी में कई दिग्गज नेताओं का नाम नहीं है जिन्हें जरूरी समझा जा सकता है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य पीएल पुनिया और अजय कुमार लल्लू को भी इस बार जगह नहीं मिली है। यूपी के अन्य नेताओं में राजवीर शुक्ला को इंचार्ज बनाया गया है। नई गठित कांग्रेस की कार्य समिति मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इससे बाहर रखा गया है। सचिन पायलट को जगह दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी हिस्सा नहीं बन पाए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की भरमार है। टीम में जगह पाने वाले 2 पूर्व मंत्रियों में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश रावत शामिल है। वहीं सक्रिय राजनीति में संन्यास की घोषणा के बावजूद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी की पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था में शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद भी इसका हिस्सा है। नई टीम में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और युवा वर्ग को जगह दी गई है। टीम में नए और पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। पार्टी में करीब सभी चर्चित चेहरे हैं। समिति में अजय माकड़ को प्रमोशन देकर मुख्य समिति में जगह दी गई है। पवन खेड़ा, देवेंद्र यादव, मनीष चित्ररथ जैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी कमी है कि कई बड़े राज्यों की पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि यूपी के बारे में सोचा ही नहीं गया। कमेटी में यूपी से प्रमोद तिवारी को कोई जगह नहीं दी गई। शुक्ला ने कहा कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी ही है। अगर पार्टी में यूपी ही दरकिनार रखा गया तो इंडिया वर्सेस एनडीए कैसे माना जा सकता है। शुक्ला ने कहा कि इंडिया से जिस तरह से यूपी को तरजीह नहीं दी गई है,
उसे यह माना जा सकता है कि वह समाजवादी पार्टी के दम पर यूपी में लड़ना चाहती है या सम पार्टी को यूपी पर भरोसा नहीं है। पार्टी यहां पहले ही हार माने हुई है। शुक्ला ने कहा कि G23 के सदस्यों को लेकर पार्टी की एक चुनावी मैसेज जरूर दिया है, लेकिन अगर पार्टी यूपी नहीं जीत पाएगी तो पार्टी की जीत मुश्किल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। राय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी थे। यहां पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। द्वारका के खंभालिया में आयुर्वेद सिरप मामले में 15 दिन पहले नशे के कारोबार को पकड़ा था, जिसमें अहमदाबाद में एक फैक्ट्री से करीब 7200 नशे की अवैध बोतलों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद की फैक्ट्री में 840 लीटर एथेनॉल 25,000 सिरप की बोतलें बनाई जानी थी, पर पुलिस ने रेड कर दी। द्वारका जिला में पुलिस ने आयुर्वेद सिरप की आड़ में नशे के कारोबार को पकड़ने की मुहिम पंजाब तक पहुंची। द्वारका जिला पुलिस की एक टीम ने पंजाब के संगरूर से एथेनॉल युक्त सिरप बनाने की फैक्ट्री की ओर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब की फैक्ट्री में से 18,000 लीटर एथेनॉल ने अब तक 2.85 लाख आयुर्वेद सिरप से 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार सामने आया। पंजाब से गुजरात को टारगेट कर अल्कोहल युक्त सिरप व अवैध रूप से व्यापार कर रहे फैक्ट्री के मालिक संचालन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। द्वारका जिला पुलिस ने पंजाब से एक फैक्ट्री, एक आरोपी की ओर से फैक्ट्री में से 15,000 सिरप की बोतल, एक लैपटॉप कब्जे में लिया। फिलहाल जिला पुलिस ने आयुर्वेद की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार को पकड़ने के लिए अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही है। અમુક દિવસ પહેલાં અમારી જે ખંભાલિયા થાનાના થાના ઇન્ચાર્જ જોશીએ અને એની ટીમે ભાનવડી વિસ્તારમાંથી એક ગોડાઉનમાંથી આયુર્વેદિક પીણાના આશરે લગભગ 15,500 જેટલી બોટલ જે છે એ કબજા કર્યા હતા। એની જે માર્કેટ વેલ્યુ છે એ આશરે 26 લાખ જેટલી હોય છે। એના પછી પ્રાથમિક તપાસમાં ખબર પડી કે જે એમાં આરોપી છે એના પાસે જે કાયદેસર પરવાનગી હોવું જોઈએ, SA2 લાયસન્સ હોવું જોઈએ, એના પાસે નથી હતી અને બધા ખોટા દસ્તાવેજ આધાર જે છે વેચાણ ચાલતો હતો। એના આધારે 10 ઓક્ટોબરે એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો ખંભાલિયામાં, જેમાં IPC અને નશાબંધીના અલગ અલગ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો અને એમાં જે 3 આરોપી સ્થાનિક 2, એક તો અક્રમ અને બીજું ચિરાગ થુવાણી, એની અટક કરવામાં આવેલ હતી। એના પછી એક પંજાબમાં સંગરૂર જિલ્લામાં પંકજ ખોસલા આરોપીની પણ અટક કરવામાં આવેલ હતી। એની એક અહીંયા પેઢી છે અને એક આયુર્વેદની ફેક્ટરી પણ છે। એમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી એમાં ડીપ ઇન્ટ્રોગેશન કરવામાં આવેલ હતો આરોપીઓનો। એના પછી જે મોબાઈલમાંથી જે સાયન્ટિફિક એવિડન્સ હોય, ચેટ છે, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ છે, જેટલી પણ ડિટેલ છે બધી ભેગી કરીને એ પણ તપાસ કરવામાં આવેલ હતી અને એના પછી જે અહીંયા જે ફેક્ટરી છે અહીંયા પણ રેડ કરવામાં આવેલ હતી। એમાં ખબર પડી કે જે આરોપી છે પંકજ ખોસલા, એના પાસે કાયદેસર પરવાનગી જે હોય છે એના મિસયુઝ કરીને એના ફેક્ટરી ઉપર ફક્ત ને ફક્ત નશા માટે એ આયુર્વેદિક પીણાના નામે છેતરપિંડી કરતા હતા અને એલ્કોહોલિક પીણા મેન્યુફેક્ચર કરતા હતા અને ફક્ત ને ફક્ત ગુજરાતને ટાર્ગેટ કરીને અહીંયા એ અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં એના જે સ્થાનિક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે એના મોકલતા હતા। અત્યાર સુધીમાં અમારી જે તપાસમાં જે ધ્યાન આવેલ છે કે લગભગ છેલ્લા 1 વર્ષે ધંધા કરે છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1.5 થી 2 લાખ જે બોટલ એને ઓલરેડી અહીંયા મોકલી દીધા છે। રેડ દરમિયાન અમારે અહીંયા લૂઝ એથાઇલ એલ્કોહોલને જે મુદ્દામાલ મળ્યો હતો એમાં 6,500 લીટર જેટલા મુદ્દામાલ હતા। એનાથી એ બીજું 1.5 થી 2 લાખ બોટલ બનાવી શકતા હતા, એ અટકાવી દીધા છે। અને બીજું એક એ પણ ખબર પડી કે એના જે બધા આંતરરાજ્ય ગેંગ જે છે એની પ્લાનિંગ હતી કે આ જે આગામી મહિનાઓમાં એ બીજી જે ગુજરાતની જિલ્લાઓ છે અહીંયા પણ
સ્થાનિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શોધીને બિઝનેસમાં એક્સપાન્શન કરવાનો હતો. એના એક બિઝનેસ મોડલ પણ હતી કે આ સ્થાનિક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને શોધીને એને એડવાન્સ ડિપોઝિટ એ આપશે અને એના પર એવરેજમાં એને જે છે આયુર્વેદિક પીણાનો વેપાર કરશે. એમાં જે છે અમારી જે અહીંયા જે ટીમ છે એમાં ટીસી પટેલ છે, જે પંજાબમાં અમારી ટીમ છે, એ અહીંયા સ્થાનિક એજન્સીસ જેટલા પણ સરકારી ખાતા છે એ કંપની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે રિપોર્ટ કરે છે. અને અમારી જે ટીમમાં લગભગ અમારી એલસીબી એસઓજી, અમારા ડીવાયએસપી, એની ખૂબ મહેનત હતી. એમાં ખાસ કરીને અમારા ડીવાયએસપી હાર્દિક પ્રજાપતિ, રાઘવ જૈન, અમારા એએસપી, એલસીબી પીઆઈ કે ગોહિલ અને એલસીબીમાં ભાર્ગવદેવ મોરારી અને જે ખાસ કરીને ખંભાલિયાની ટીમ એની મેં ખૂબ મહેનત હતી. એમાં જોશી, પીઠિયા અને પરમાર પીએસઆઈની મહેનત હતી અને અમારી આગળની અત્યારે તપાસ ચાલુ છે. એક આયુર્વેદિક પીણાના નામે ખરેખર એક છેતરપિંડી છે અને ખરેખર એના બસ ફક્ત અને ફક્ત નશા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. એમાં જે પણ જે આયુર્વેદની રીતિ છે, જે જડીબુટી એક પણ હોતી નથી અને ફક્ત અને ફક્ત નશાના હિસાબથી બહારથી એ ઇથાઇલ એલ્કોહોલ અથવા કોઈ બીજા એલ્કોહોલ હોય એના મિક્સ કરીને બનાવે છે અને એને ઇફેક્ટ જે છે એ કોઈ પણ જે દારૂ હોય છે એને સમાન છે. તો જે લીવર ડેમેજ છે, જે પણ બીજી જે हानिकारक इफेक्ट થઈ શકે છે, થાય છે. फिलहाल के लिए इतना ही. खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश.